हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी। देखिए दोस्तों, ये रहने वाली है वीडियो पीजीटी हिंदी के लिए। और पीजीटी हिंदी में भी ये एचटेट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, जो अभी एचटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। इसके साथ ही कोई भी पीजीटी एग्ज़ाम है, केवीएस, एनवीएस, DSSS या ई मार्क्स में भी ये महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इसको ध्यान से देखिए। इससे पहले भी मैंने मॉडल टेस्ट पेपर और एनसीईआरटी की काफ़ी वीडियो डाली हुई है मॉडल टेस्ट पेपर प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप देख सकते हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं। तो देखिए, रुबाइयों के रचयिता, जो रुबाइयों के ये फिराक गोरखपुरी की रुबाइयाँ हैं, ये आपके आरो भाग 2 में, यानी क्लास आपकी 12वीं की पुस्तक उसमें है, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है। रुबाइयों के रचयिता का क्या नाम है? इसका रहेगा आपका बी फिराक गोरखपुरी। और फिराक गोरखपुरी का मूल नाम क्या है? तो इसमें आपका उत्तर रहेगा रघुपति सहाय। आपका रहेगा रघुपति सहाय, ए रहेगा इसका उत्तर, ए रघुपति सहाय, ए इसका उत्तर आएगा। फिराक गोरखपुरी किस पद के लिए चुने गए थे? तो ये इसका है आपका, किस पद के लिए चुने गए थे? डिप्टी कलेक्टर के रूप में, डिप्टी कलेक्टर के रूप में ये चुने गए थे। देखिए दोस्तों, अगर आपकी तैयारी अच्छी हो चुकी है और तो आप मेरे साथ ऐसे ही नंबर डाल लें, और नंबर डालने से मेरे उत्तर बताने से पहले आप निशान लगा लें। और इससे आपका क्या होगा कि आप अपना मूल्यांकन खुद कर पाएंगे, आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है, कितनी बाकी है। ठीक है, तो अपने नंबर खुद ही गिने कि कितने में से आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं। फिराक गोरखपुरी किस वर्ष डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए चुने गए थे? 1916, 1917, 1915, 1921। तो इसका रहेगा आपका 1917, बी रहेगा इसका उत्तर। अब आगे बढ़ते हैं। फिराक गोरखपुरी डिप्टी कलेक्टर के पद से भी त्याग पत्र कब दिया है? क्या कारण था त्याग पत्र देने का? बीमार होने के कारण। पहले तो बीमार देख लेना, ऐसे शुद्ध आता है। बहुत सारे अभ्यर्थी इसको ऐसे लिखते हैं जैसे छोटी ई की मात्रा लगाते हैं, लेकिन ये गलत है। ये आएगा बड़ी की मात्रा आएगी बीमार। ठीक है, कई बार शुद्ध शुद्ध में पूछा गया है। तो फिराक गोरखपुरी में बीमार होने के कारण, पारिवारिक समस्याओं के कारण, स्वराज आंदोलन के लिए शिक्षक बनने के लिए। तो उस समय जब अपना देश आज़ाद नहीं होता तो लोग अपने आज़ादी के लिए बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे थे, जो युवा वर्ग थे खासकर वो ले रहे थे। तो इसमें आपका रहेगा सी, स्वराज आंदोलन के लिए उन्होंने त्यागपत्र दे दिया डिप्टी कलेक्टर के पद से। फिराक गोरखपुरी किस वर्ष के लिए त्यागपत्र दिया? भाई त्यागपत्र दिया उन्होंने, अब किस वर्ष दिया? स्वराज आंदोलन में भाग लेने के लिए दिया, लेकिन सन कौन सा था ये देखेंगे। 1918, 1917, 1920, 1919। तो इसमें आपका रहेगा 1918। 1918 में उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था। फिराक गोरखपुरी को जेल क्यों जाना पड़ा? चोरी करने के कारण, लड़ाई होने के कारण, स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण, सरकार की आज्ञा न मानने के कारण। तो ये हम अध्ययन कर चुके हैं। स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के, यानी आज़ादी की लड़ाई के लिए वो लड़ाई कर रहे थे, इसके लिए उन्हें आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें जेल जाना पड़ा। तो देखिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मॉडल टेस्ट पेपर यानी प्रैक्टिस सेट आपको निरंतर मिले, या फिर एनसीईआरटी की वीडियो रखना चाहते हैं कि एनसीईआरटी की हम प्रैक्टिस करेंगे, तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव जरूर रखें। आपके सुझाव के अनुसार ही आपकी अगली वीडियो आएगी। फिराक गोरखपुरी को कितने साल की जेल हुई? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 1.5 वर्ष, 3 वर्ष। तो इसमें आपका उत्तर रहेगा 1.5 वर्ष के लिए उनको जेल हुई। देखो, अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, इस तरह के जो आपको थोड़ा सा अजीब सा जो प्रश्न लग रहा है, देखो इसका उत्तर ये होगा। अगर समझने वाला बच्चा इसको समझ जाएगा। कैसे समझेगा भाई? 2-3 वर्ष, इसमें कुछ अलग है। बाकी ऑप्शन से ये ऑप्शन आपको अलग भी, 1.5 इसका मतलब ये यही है इसका उत्तर। अब नहीं तो वो 4 भी तो दे सकता था, 5 वर्ष भी दे सकता था, इसलिए उन्होंने 1.5 वर्ष दिया है। ये औरों से अलग है और यही इसका उत्तर है। तो इसलिए 1.5 वर्ष। इस प्रकार के आप लॉजिक लगाकर भी कुछ प्रश्न ठीक कर सकते हैं जो आपने नहीं पढ़े हैं। फिराक गोरखपुरी को जेल कब जाना पड़ा? 20 में, 21 में, 22 में, 23 में। तो ये इसका आपका उत्तर रहेगा 1920 में। 1920 में उन्हें जेल जाना पड़ा। तो भैया उत्तर मैंने आपके लिए इसलिए छुपा दिए ताकि आप अपनी प्रैक्टिस अच्छी प्रकार से कर सकें, क्योंकि अब आपकी तैयारी हो चुकी होगी। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवीजन करें। फिराक गोरखपुरी किस विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में अध्यापक नियुक्त थे?
पहली बात तो ध्यान रखेंगे क्योंकि ये हमारी हिंदी में दिया गया। बहुत सारे अभ्यर्थी, हो सकता है ये किस विभाग में अध्यापक के काम कर रहे थे, तो आप हिंदी तो जरूर मिलेगा हिंदी, क्योंकि आप हिंदी में कि हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया। लेकिन ध्यान रखना ये अंग्रेजी विभाग में अध्यापक के रूप में नियुक्त हुए थे। मुंबई विश्वविद्यालय में, लखनऊ विश्वविद्यालय में, मेरठ में, इलाहाबाद में। तो इसका उत्तर रहेगा इलाहाबाद में इन्होंने अंग्रेजी विभाग में अध्यापक के रूप में काम किया था। फिराक गोरखपुरी का निधन कब हुआ था, ये देखना है। 83 में हुआ था, 82 में हुआ था, 81 में हुआ था, 84 में हुआ था। इसका उत्तर रहेगा ए 83 में इनका निधन हो गया था। फिराक गोरखपुरी किस वर्ष के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, भाई उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, किन रचना के लिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार बोल रही हूँ। वैसे इनकी रचनाएं सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी भी लेखक या कवि को जिस रचना के लिए पुरस्कार मिल जाता है तो पुरस्कार वाली बिल्कुल नहीं छोड़ेगी वीडियो। मैंने पुरस्कार की वीडियो बड़ी ट्रिक के द्वारा समझाई है। आप सक्सेस इन हिंदी की अकेडमी सर्च करोगे पुरस्कार की तो देखिए आपके सामने आएगी, और वो मैंने ट्रिक के द्वारा, अगर आपने एक बार देख ली तो नहीं भूल पाओगे। और मैं ये बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ, पुरस्कार वाले जो रचनाएं वो बिल्कुल ना छोड़े, वो आती ही आती हैं। तो इसमें देखेंगे फिराक गोरखपुरी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, गुले नगमा के लिए, बज़्म जिंदगी के लिए, रंगे शायरी, उर्दू गजल गोई। तो इसका आपका उत्तर रहेगा गुले नगमा के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमी पुरस्कार सोवियतलैंड नेहरू अवार्ड के अतिरिक्त फिराक गोरखपुरी को कौन सा पुरस्कार मिला, भाई साहित्य अकादमी मिला उनको, सोवियतलैंड नेहरू अवार्ड मिला। अब तीसरा पुरस्कार इनमें से कौन सा जो उनको मिला था, ठीक है। तो देखिए इसमें आपका शेखर है, कबीर है, प्रेमचंद है, ज्ञानपीठ है। तो उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था। एक तो उनको साहित्य अकादमी, दूसरा सोवियतलैंड नेहरू पुरस्कार, और तीसरा ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला था। बज़्म जिंदगी के रचयिता का क्या नाम है, उमाशंकर विष्णु खरे, और फिराक गोरखपुरी धर्मवीर भारती। तो इसका आपका उत्तर रहेगा फिराक गोरखपुरी। क्या रहेगा, फिराक गोरखपुरी। आगे बढ़ते हैं भाई। रंगे शायरी के रचयिता का क्या नाम है। देखो भाई, निरंतर क्लास चाहते हो आप निःशुल्क, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप पहली बार वीडियो पर आए हैं तो इसी तरह से आपको निरंतर क्लासें रोज़ मिलती रहेंगी। रंगे शायरी के रचयिता का क्या नाम है, फिराक गोरखपुरी, रजिया सज्जाद, उमाशंकर जोशी। तो 16 का आपका रहेगा ए फिराक गोरखपुरी। रंगे शायरी के रचयिता का क्या नाम है, ये है फिराक गोरखपुरी। फिराक गोरखपुरी ने किस भाषा में काव्य रचना की, हिंदी भाषा में, उर्दू भाषा में, गुजराती भाषा में, बांग्ला भाषा में। तो 17 का आपका रहेगा उर्दू भाषा में। देखो यहाँ ध्यान देंगे, आपको लगेगा कि ये हमारे सिलेबस में है, ये हमारे पाठ्यक्रम में है तो ये हिंदी में करते होंगे, तो यहाँ आपका लॉजिक काम नहीं करने वाला। बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो अंग्रेजी के भी हैं, उर्दू के भी हैं, तो आप इन चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें। तो ये उर्दू भाषा में काव्य रचना की करने लगे थे। तो देखिए उर्दू भाषा है, ना कि हिंदी है, ध्यान से देखें। पाठ्य पुस्तक में संकलित फिराक गोरखपुरी की रुबाइयों में मुख्य भाव है, जो वात्सल्य जो अपनी संतान की प्रति माता पिता का होता है, भक्ति भाव जो इसमें होता है भगवान के और भक्त के प्रति, सख्य भाव जो होता है यानी अपने दोस्तों के, यानी आपका दोस्त माना सखा, माधुर्य भाव होता है प्रेमी प्रेमिका का या पति पत्नी का जो भाव होता है, तो इसमें है वात्सल्य भाव। ठीक है, फिराक गोरखपुरी ने अपने रुबाइयों में क्या कौन सा भाव लिया, वात्सल्य, यानी जैसा संतान का अपने यानी माता पिता का अपने संतान के प्रति होता है उसे वात्सल्य भाव बोलते हैं। रुबैया में फिराक ने किस भाषा का प्रयोग किया, फारसी का, हिंदी का, उर्दू का, हिंदी उर्दू भाषा का। तो 19 का आपका रहेगा उर्दू भाषा का। फिर रुबैयों में किस भाषा का प्रयोग किया है, उर्दू भाषा का। प्रस्तुत गजल में रात को कौन बोल रहे, पक्षी बोल रहे, उल्लू बोल रहे, सन्नाटे बोल रहे, भूत बोल रहे हैं। तो इसका आपका उत्तर रहेगा क्या बोल रहे हैं भाई, सन्नाटे बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, सन्नाटे बोल रहे हैं। ठीक है, सन्नाटे इसका उत्तर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रुबाइयों में फिराक किस शैली का प्रयोग किया है, रुबाइयों में विचारात्मक का और वर्णात्मक का, संबोधनात्मक का, नाटकीय। तो ये इसका आपका उत्तर रहेगा वर्णात्मक का। रुबाइयों ने फिराक ने वर्णात्मक शैली का प्रयोग किया है। राखी के लच्छे किस तरह चमक रहे हैं, सूरज की तरह चमक रहे हैं। ठीक है,
चांद की तरह, बिजली की तरह, दर्पण की तरह। तो ये बिजली की तरह, राखी के लच्छे किस तरह चल रहे हैं, बिजली की तरह चल रहे हैं। रात के सन्नाटे क्या बोल रहे हैं, खामोशी, जाग रहे हैं और पस रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं। तो भाई कुछ बोल रहे हैं, ये आपका उत्तर रहेगा, कुछ बोल रहे हैं। रात के सन्नाटे कुछ बोल रहे हैं। प्रस्तुत गजल के अनुसार आंखें कौन झपका रहे हैं, बच्चे, पक्षी, सूर्य, चंद्रमा, तारे। तो आंखें कौन झपका रहे हैं, बच्चे झपका रहे हैं। कौन झपका रहे हैं, बच्चे झपका रहे हैं। नहीं भाई, इसका आएगा तारे। इसका माफ कीजिए भाई, इसका बच्चे नहीं है, इसका तारे आएगा, तारे। आंखें कौन झपका रहे हैं, तारे झपका रहे हैं। गजल के रचयिता का क्या नाम है, उमाशंकर जोशी है, रजिया सज्जाद है, फिराक गोरखपुरी है, विष्णु खरे हैं। तो फिराक गोरखपुरी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आपको वहाँ, आप तो आपको पता है फिराक गोरखपुरी पढ़ रहे तो आप लगा दोगे, लेकिन ध्यान रखना है वहाँ आपको इस प्रकार से आपके दिमाग में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पूरा प्रश्न पत्र आपके सामने होगा। तो ध्यान से पढ़ें। गोदी का चांद में क्या अभिप्राय है, आकाश का चांद, सुंदर लड़का, सुंदर लड़की, ये कि संतान। गोदी का चांद की संतान को बोला गया। गजल कविता में अपनी गजलों के प्रति समर्पित रहता है कौन, गुलाम अली, मजरूम, मीर, मिर्जा गालिब। तो मीर है, ये अपनी गजलों के प्रति समर्पित रहता है, यानी पूरी तरह मन लगाकर, यानी पूरी तन मन से काम करता है। फिराक गोरखपुरी द्वारा रचित में किस प्रकार रस परिपाक हुआ है, श्रृंगार रस। श्रृंगार को ध्यान से देखना, काफ़ी बार 10 में पूछा जाता है। श्रृंगार ऐसे लिखा जाएगा, ये है श्रृंगार, ठीक। वीर वात्सल्य, और इसमें क्या, वात्सल्य रस का। फितरत का कायम, तवाजुन। तवाजुन का क्या अर्थ, तवाजुन का क्या अर्थ है भाई, तराजू है, राज्य है, संतुलन है, स्थिरता है। तो संतुलन है। रक्षाबंधन किसका रक्षाबंधन त्यौहार किसका प्रतीक है, तो सभी जानते हैं भाई बहन के प्यार का प्रतीक है। तो देखो त्यौहार, एक बार तो त्यौहार देख लेना। बहुत सारे अभ्यर्थी 2 मात्रा लगाते हैं, ये 1 मात्रा आएगी त्यौहार में, ध्यान रखेंगे। रात गए गर्दू पे फरिश्ते। गर्दू किसका भाई, गर्दू का क्या अर्थ है, धरती है, आकाश है, इंद्र है, भगवान है। तो गर्दू का अर्थ है आकाश। गर्दू का क्या अर्थ है, आकाश। कवि ने किस प्रकार अपना दुख कम किया है, अकेले में हंसकर, अपने आप में बातें करके, अकेले में रोकर, कविता में रचना कर कर। तो कैसे कैसे किया है भाई, अकेले में रोकर। अकेले में रोकर कवि ने अपना दुख कम किया है। फिर आप गोरखपुर की गज़लों में किसकी गज़लें बोलती जान पड़ती हैं, राय मासूम रज्जा की, नजीर नकराबंदी की, इल्ताफ हुसैन की, मीर की। तो किसकी जान पड़ती है, मीर की। पंडित जवाहरलाल नेहरू फिराक गोरखपुर किस सभा में सम्मानित किया भाई, मनोनीत किया था। जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उन्होंने फिराक गोरखपुर किस सभा में मनोनीत किया था, राज्यसभा में किया था, लोकसभा में किया था, विधानसभा में किया था, विधान परिषद में किया था। तो आप याद रखेंगे किस में किया था, राज्यसभा में किया था। फिराक गोरखपुरी का जन्म हुआ था, कहाँ में हुआ था भाई, देखें, मेरठ में, गोरखपुर में, बरेली में, सुल्तानपुर। तो नाम इनका फिराक गोरखपुरी है, तो ये गोरखपुर के रहने वाले, तभी इनका ये नाम पड़ा था फिराक गोरखपुरी। तो ये आप ध्यान रखेंगे। सद के फिराक अजान सुखने के कैसे उड़ा ली, ये आवाज़ पंक्ति में भाषा कौन सी है, सद के फिराक अजाजे सुखन के कैसे उड़ा ली, ये भाषा किस भाषा की पंक्तियाँ हैं भी, उर्दू फारसी की, ब्रज भाषा की है, तत्सम प्रधान है, तद्भव है। तो उर्दू फारसी की। देखो ज़्यादातर आपको ये नुक्ता लास्ट में देखो, ये नुक्ता वाले चिन्ह मिलते हैं, नहीं, जो बिंदी से जो आपको दिखा रही है नुक्ता बोलते हैं, तो वो ज़्यादातर उर्दू फारसी के ही शब्द होते हैं। चलते हैं अगले पाठ पर। देखो भाई, अगर आप इसी तरह निरंतर क्लासेस चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। निःशुल्क क्लासें आपको मिलेगी और इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। जिसको पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम से प्राप्त कर सकता है। टेलीग्राम को जरूर डाउनलोड करें। व्हाट्सएप लिंक भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ मेरे से वॉइस कॉलिंग वगैरह अपने किसी प्रश्न से संबंधित अगर आपको डाउट है तो वहाँ मेरे से चर्चा कर सकते हैं। बगुलों के पंख रचिता का क्या नाम है, फिराक गोरखपुरी है।
उमाशंकर जोशी है, विष्णु खरे हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। तो इसका उत्तर रहेगा उमाशंकर जोशी है, बगुलों के पंख। और ये क्या है, कविता हम पढ़ रहे हैं। उमाशंकर जोशी का जन्म कब हुआ? 1910, 1912, 1911, 1913। तो इसका आपका उत्तर रहेगा 1911 में इनका जन्म हुआ था उमाशंकर का। नागार्जुन का भी 1911 में हुआ था, याद रखेंगे। सन 1947 में उमाशंकर जोशी ने किस पत्रिका का संपादन किया? दिनमान, नवजीवन, संस्कृति, परंपरा। तो इन्होंने संस्कृति पत्रिका क्या क्या किया था? संपादन किया था। ठीक है। उमाशंकर जोशी का निधन कब हुआ था? 1978, 1982, 1985, 1988। तो इनका निधन हुआ था सन 1988 में इनका निधन हो गया था और 1911 में इनका जन्म हुआ था। तो इस प्रकार से ये 77 साल ही जी पाए थे। उमाशंकर जोशी ने कालिदास के किस नाटक का गुजराती में अनुवाद किया था? तो भाई ये किया था अभिज्ञान शाकुंतलम का किया था, विक्रमवंश से किया था, नागानंद का किया था, उपयुक्त तीनों का किया था। तो 5 का आपका रहेगा उत्तर अभिज्ञान शाकुंतलम का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया था। और ये लिखा किस भाषा में गया था? अभिज्ञान संस्कृत में। तो संस्कृत से इन्होंने गुजराती में वो क्या था? अनुवाद किया था। ठीक है। उमाशंकर जोशी ने बहुभूति किस नाटक का गुजराती में अनुवाद किया था? मृच्छकंटिम, अभिज्ञान शाकुंतलम, उत्तरामचरित, उपयुक्त तीनों। तो ये पहले तो ये ध्यान रखना कि ये जो रचना है ये बहुभूति की है और ये गुजराती में अनुवाद किया। पहले किस में थी? संस्कृत में थी। तो आपका रहेगा उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित के लेखक पहले हैं बहुभूति और ये संस्कृत में लिखी गई थी पहले। उसके बाद इनका अनुवाद किया था गुजराती में उमाशंकर जोशी ने, याद रखेंगे। विश्व शांति कवि का क्या नाम? विश्व शांति के कवि का क्या नाम है? महादेव वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर, उमाशंकर जोशी, धर्मवीर भारती। विश्व शांति उमाशंकर जोशी। तो देखिए ध्यान दें और कभी आप ये सोचो भाई आप ये जो उमाशंकर जोशी पढ़ रहे हो तो उमाशंकर जोशी ही वहाँ लगा देंगे, ऐसा नहीं है। वहाँ आपके सामने कई कवियों लेखकों की रचनाएं होंगी, तो जरूर ध्यान रखें, ध्यान से पढ़ें। गंगोत्री के रचयिता का नाम है धर्मवीर भारती, उमाशंकर जोशी, रविंद्रनाथ टैगोर, महादेव वर्मा। तो गंगोत्री के रहेंगे आपके उमाशंकर जोशी। विषामोपन्यास के लेखक का क्या नाम है? तो ये सभी जानते हैं, उमाशंकर जोशी रहेगा। साहित्य किस विधा की रचना है? एकांकी है और क्या है? कहानी है और काव्य है, उपन्यास है। देखो भाई मैं बार बार बोलती हूँ, जिस प्रकार से मैं आपको ये निशान आपको लगाऊं, ये नहीं लगाने से पहले आप निशान लगा लिया करो। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर पाएंगे कि हमारी कितनी तैयारी हो चुकी है और कितनी बाकी है। ठीक है। तो शहीद की रहेगी इसमें आपकी रही कहानी। शहीद क्या है? कहानी है। छोटा मेरा खेत कविता में किसके अंकुर फूटने की बात कही है? शब्द के, गीत के, वृक्ष के, बीज के। तो छोटा शब्द के, किसके बात कही है? शब्द के। ठीक है। छोटा मेरा खेत कवि ने, लेखक ने अपनी कविता की तुलना एक किसान के खेत से की है। कविता की तुलना किसान के खेत। तो जिस प्रकार किसान के बीज अंकुरित होते हैं, वृक्ष बनते हैं, उसी प्रकार से कवि के जो भाव हैं वो क्या बनते हैं? फूटकर शब्द बनते हैं। ठीक है। पारंकजनियाँ किस विधा की रचना है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास है, नाटक है। तो 12 का रहेगा आपका क्या है? निबंध है, निबंध। उमाशंकर जोशी को किस महत्वपूर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, शिखर और इसका रहेगा आपका कबीर सम्मान से। तो बताइए भी किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है। छोटा मेरा खेत कविता में किसकी रोपाई की बात कही गई है? क्षण की, फसल की, खेत की, बीज की। तो इसमें क्षण की ये आपका उत्तर हो जाए, क्षण की रोपाई की बात कही है। देखो बार बार बता रही हूँ कि जो कवि की जो कविता है उसने अपनी कवि ने अपनी कविता की तुलना, यानी अपने जो रचना की उसकी तुलना उन्होंने एक किसान की खेती से की। जिस प्रकार किसान बीज बोता है, फिर उसके अंकुरित फूटते हैं, वृक्ष वो बनते, फसल बनती है, फिर उनको काटता है, फिर वो खाई जाती है, तो वो फिर ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्या है, कवि की जो कविता है वो अपने भाव बोता है और फिर वो शब्द उसमें अंकुरित हो जाते हैं और उसका
आनंद चिरस्थायी यानी लंबे समय तक आनंद प्राप्त कर श्रोता या पाठक उसके आनंद प्राप्त करते रहते हैं, लेकिन वो कभी चिरस्थायी रहती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। किसान की फसल ख़त्म हो सकती है लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होती, ऐसे उन्होंने तुलना की है। अब कवि मर जाता है लेकिन मरने के बाद अब बहुत सारे कवि जिनकी मृत्यु हो चुकी है, इनमें ज़्यादातर कवियों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब भी उनकी कविताएं हमें पढ़ने को मिल रही है, तो इसलिए कहा गया कि चिरस्थायी तक पाठक और श्रोता उसका आनंद लेते रहते हैं। बगुलों के पंख काले बादलों के ऊपर तैरते हुए किसके समान प्रतीत होते हैं? प्रातःकाल की सिंदूरी काया, सांझ की श्वेत काया, सांझ की पीली काया, रात्रि की काली काया। तो इसमें आपका रहेगा सांझ की पीली काया, सांझ की पीली काया। बगुलों के पंख में किस कविता में आकाश में कैसे बादलों, ये बगुलों के पंख ये अलग कविता है। बादलों की छाया छाई है गहरी, छितरे काले नीले। तो इसमें आपके रहेंगे एक मिनट भाई, एक मिनट, इसमें आपके रहेंगे काले, ये उतरेंगे काले। बगुलों का कौन सा सौंदर्य अपने आकर्षण में बांध रहा है? बगुलों का कौन सा सौंदर्य भी काया रूपी सौंदर्य, माया रूपी सौंदर्य, रूप रूपी सौंदर्य, पंक्तिबद्ध सौंदर्य। आगे बढ़ने से बता देती हूँ कि रूप इसमें बड़े ऊ की मात्रा आती है। कई बार सुदर्शन में पूछा गया है तो ये छोटे ऊ की मात्रा है, ये गलत है, बड़े ऊ की मात्रा है, जैसे ये लिखा हुआ है। तो रूप कई बार पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। तो इसका उत्तर रहेगा पंक्तिबद्ध, यानी लगातार एक कतार में जैसे बुगले उड़ रहे हैं तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। कवि कह रहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं इनका आनंद लंबे समय तक लेता रहूँ, ये इनको कोई मेरी आंखों में कैद कर दो कि ये लंबे समय, ये मतलब यहाँ से जाए नहीं, मैं एकटक इनको देखता रहूँ। तो ये बगुलों की जो पंख है जो उड़ान भर रहे हैं, पंक्ति में भर रहे हैं, एक लाइन में भर रहे हैं। छोटे चौकाने खेत उपमान का प्रयोग किसके लिए किया गया? फसल के लिए। कागज का पन्ना, पल्लव वर्गाकार। तो इसमें मैं पहले ही बता चुकी हूँ, कागज का पन्ना, उन्होंने कागज के पन्ने को एक खेत माना है, किसान का खेत माना है। छोटा मेरा खेत का प्रतिपाद क्या है? यानी उद्देश्य, प्रतिपाद का मतलब होता है उद्देश्य। रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डालना, कृषि प्रक्रिया पर, प्रकृति वर्णन में, प्रेम वर्णन में। तो इसमें रहेगा आपका रचना प्रक्रिया पर प्रकाश डालना, यानी कवि अपनी रचना किस प्रकार से करता है, वो एक एक दृश्य यानी एक एक पॉइंट टू पॉइंट यानी एक एक कदम की इन्होंने बात की है, किस प्रकार स्टेप वाइज स्टेप बोलते हैं इसको, लेकिन हम इसको एक एक पल की बात करेंगे या एक एक कदम की बात हम कह सकते हैं। कागज का पन्ना के लिए कवि क्या उपमान दिया? कागज का पन्ना के लिए कवि ने क्या उपमान दिया? चौकोना खेत, बीज, रस का अक्षय पात्र, अनाज का भंडार। तो इन्होंने चौकोना खेत। छोटा मेरा खेत कविता में कौन झूमने लगे? पेड़, गायक, फल और शराबी। तो देखिए भाई, कौन झूमने लगे? फल झूमने लगे। कौन झूमने लगे? फल झूमने लगे। बगुलों के पंख द्वारा चुराने की बात कही गई, हृदय, बुद्धि, आँख, मन। तो इसमें आपका रहेगा कि आँख, क्या आँख मतलब कहता है ना कि कभी कोई इनकी पंक्ति को यानी उनके दृश्य को मेरी आंखों में कैद कर लें, इसको जाने ना दे, ताकि मैं लंबे समय तक इसका आनंद लेता रहूं। देखो भाई, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा स्पीड से बोल रही हूँ और आपको लग रहा है कि नहीं मैम आप स्पीड से पढ़ा रहे हो, मैं समझ में नहीं आ रहा। तो इसमें एक फीचर होता है जिसमें आप वॉल्यूम कम भी कर सकते हो, यानी धीरे भी कर सकते हो, या स्पीड से भी कर सकते हो, अपने हिसाब से आप इसे सुन सकते हो। बगुलों के पंख कैसे उड़ रहे हैं भाई? पंख खोलकर उड़ रहे हैं, पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं, पंख बंद करके या फड़फड़ा कर। तो 23 का आपका उत्तर रहेगा, कैसे क्या रहेगा? पंक्तिबद्ध रहेगा इसका। नम में पाती पाती बगुलों के पंख किसके लिए प्रसिद्ध है? प्रति के लिए, बिंब के लिए, अलंकार के लिए, लक्ष्यार्थ के लिए। बिंब मतलब होता है कि जिसमें आपको कुछ बता दिया जाए तो अब पूरा दृश्य आपकी आंखों के सामने आ जाएगा, एक प्रतीकात्मक रूप से कह लीजिए, पूरा चित्र आपकी आंखों के सामने। जैसे मैंने अभी बताया कि पंक्तिबद्ध बगुले उड़ रहे हैं, तो आपकी आंखों के सामने अगर आपने बगुले देखे हैं तो आपकी आंखों के सामने वो अब चित्र घूमने लगा होगा, तो वो बिंब होता है। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने अपने खेत का कौन सा बीज बोया है? धान बोया है, विचार रूपी बोया है,
प्रेम रूपी बीज बोया है या शब्द रूपी बीज बोया। तो इसमें बोया उसने शब्द रूपी बीज बोया है। आकाश में किसकी पंक्ति सुंदरता का चित्रण है? बगुलों की, हंसों की, कबूतरों की, बतखों की। तो ये बगुलों की आप सभी जानते हैं, काफ़ी समय से हम पढ़ रहे हैं। छोटा मेरा खेत किसकी कटाई की बात की है? अनंता की, अंकुर की, क्षण की, फसल की। तो इसमें की है अनंतता की, अनंतता ए रहेगा इसका। बगुलों के पंखों का रंग कैसा है? मटमैला है, सफ़ेद है, काला है, नीला है। तो आप सभी जानते हैं बगुले कैसे होते हैं? सफ़ेद होते हैं। छोटा मेरा खेत में कविता में किस रस की अमृत धारा को अक्षय बताया है? साहित्य की, वात्सल्य की, करुण की, श्रृंगार की। तो इसका आपका उत्तर रहेगा भी क्या आएगा? साहित्य की, वात्सल्य की, क्या आएगा? आप अपने हिसाब से कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये आपके साथ के साथ मैं बार बार बोलती हूँ, आप निशान लगा लिया करो। तो इसमें साहित्य का जिक्र किया गया है, साहित्य आएगा इसका उत्तर। छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने मतलब किस रसायन कहा है? दूरियां, कल्पना, शब्द, साहित्य। तो किसे कहा है रसायन? इन्होंने कल्पना को रसायन कहा है। किसे? कल्पना को। बगुलों के पंख कविता में सांझ की श्वेत काया क्या कर रही है भाई? जो श्वेत मत का होता है सफ़ेद, तैर रही है, उड़ रही है, भाग रही है, नहा रही है। तो क्या कर रही है भाई? तैर रही है। क्या कर रही है? तैर रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करते जाएं और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों। तो